हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, आज मानव जनन का मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं आपके लिए। और इसमें हम वो चीज़ें जानेंगे कि निषेचन के बाद कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, उन पे हम आज चर्चा करेंगे। तो उससे पहले जानने से पहले हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, थोड़ा 2-4 बात उस पर कर लेते हैं। कि देखिए, उसमें हम लोगों ने युग्मनज का निर्माण पढ़ा था, निषेचन प्रक्रिया पढ़ी थी, स्तनधारियों के बारे में हम लोगों ने जाना था, अंड प्रजक कौन होते हैं उसके बारे में जाना था, सजीव प्रजक कौन होते हैं उनके बारे में जाना था दोस्तों। तो उन्हीं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको पार्ट 2 शायद समझ में नहीं आए। इसलिए पहले आप पार्ट 2 अवश्य देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, तब ज्यादा समझ में आपको आएगा। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, निषेचन भ्रूण जन्म एक वर्ष। देखिए बेटा, निषेचन जो होता है, निषेचन के उपरांत ही युग्मनज का निर्माण होता है। अब निषेचन क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बता ही रखा है, मैं फिर बता रहा हूँ। देखिए, निषेचन क्या होता है, शुक्राणु का अंडाणु से मिलना ही निषेचन कहलाता है, और यह प्रक्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। उसके पश्चात जब निषेचन हो जाता है तो युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। तो युग्मनज के बाद जो भ्रूण का निर्माण होता है, तो युग्मनज से भ्रूण बनने में 10 सप्ताह का समय लगता है। तो उन 10 सप्ताह में जिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है युग्मनज को, आज उन्हीं प्रक्रियाओं पे दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे। और उन्हीं प्रक्रियाओं में कौन कौन सी प्रक्रियाएं पढ़नी है, मोरुला के बारे में पढ़ना है, ब्लास्टुला के बारे में पढ़ना है, और गैस्ट्रुला के बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो इन पे विशेष ध्यान दीजिए कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपके 12th और 10th की जो बोर्ड एग्जाम है उसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ये। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनसे भी यहाँ से डीपली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो काफी एक अच्छा लेवल लेकर आते हैं। तो दोस्तों, इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, और ये आपके लिए फायदेमंद साबित जरूर होगा। चलिए आइए चर्चा करते हैं, क्या होता है विदलन या मोरुला। देखिए दोस्तों, मोरुला का निर्माण कैसे होता है, जब एक युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन के बाद युग्मनज जो है 16 सेल कोशिकाओं में विभाजित होता है, तत्पश्चात मोरुला का निर्माण होता है। तो समझ आया दोस्तों, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि मोरुला का निर्माण कैसे होगा, जब एक युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा 16 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगा, तो बनने वाली संरचना को ही मोरुला कहेंगे। जो मोरुला बनती है, जो उसका आकार होता है सहतूत के फल जैसा होता है। समझे दोस्तों। और यह प्रक्रिया हो कहां रही है, तो यह प्रक्रिया अंडवाहिनी में हो रही है, जिसे फेलोपियन ट्यूब के नाम से हम लोग भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, में लिखा हुआ युग्मनज के विभाजन से मोरुला का निर्माण होता है, और यह निर्माण समसूत्री विभाजन से होता है। इसमें युग्मनज पहले 2 कोशिका में विभाजित होता है, फिर 4 कोशिका में विभाजित होता है, फिर 8 कोशिका में विभाजित होता है, फिर 16 कोशिकाओं में विभाजित होने के बाद मोरुला का निर्माण होता है दोस्तों। देखिए, यहाँ मैंने चित्र के माध्यम से दिखाया है कि जाइगोट क्या होता है, पहले ये 2 कोशिकाओं में टूट जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ 2 कोशिकाएं, उसके बाद 2 कोशिकाओं के बाद जाइगोट जो है 4 कोशिकाओं में टूट जाता है। कितने कोशिकाओं में, 4 कोशिकाओं में। उसके बाद जाइगोट 8 कोशिकाओं में टूटता है, और उसके पश्चात 16 सेल में टूट जाता है दोस्तों। और ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये सहतूत के फल जैसे होती है, इसीलिए कहा गया है कि मोरुला की संरचना सहतूत के फल जैसी होती है। तो 16 सेल जब टूटती हैं तब जाके मोरुला का निर्माण होता है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे मोरुला का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद जानते हैं कि ब्लास्टुला का निर्माण कैसे होता है। तो मोरुला से ब्लास्टुला बनने की प्रक्रिया, मोरुला के बाद ब्लास्टुला का निर्माण होता है। तो मोरुला से ब्लास्टुला बनने की प्रक्रिया को हम ब्लास्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मोरुला से ब्लास्टुला बनने की प्रक्रिया को हम ब्लास्टोसिस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें भ्रूण का आकार बढ़ जाता है, भ्रूण के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि लगातार समसूत्री विभाजन चलता रहता है, जिसके कारण भ्रूण में वृद्धि होती रहती है। 24वें दिन जो ब्लास्टुला होता है, 24वें दिन ये गर्भाशय में क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है, रोपित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 24वें दिन ये ब्लास्टुला जो है गर्भाशय में रोपित हो जाता है। ये क्या है, ये भ्रूण ही है, ये भ्रूण समझिए बन रहा है भ्रूण, ये भ्रूण ही है, जाके गर्भाशय में रोपित हो जाता है, और एंडोमेट्रिक दीवार से जाकर चिपक जाता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला जो है गर्भाशय में जब पहुंचता है तो एक दीवार होती है गर्भाशय की, इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम दीवार, यही पर जाता है, और ब्लास्टुला इसी दीवार से चिपक जाता है, और इसी दीवार से चिपकने के बाद वो अपना पोषण प्रारंभ कर देता है। ठीक है दोस्तों, और जो ब्लास्टुला होता है यह खोखली संरचना होती है।
अब हम आपको चित्र के माध्यम से दिखाते हैं कि जब मेरुला के बाद जब ब्लास्टुला बना तो ब्लास्टुला कहते किसे हैं, किस भाग को हम ब्लास्टुला कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भ्रूण है, ये भ्रूण है, आप कह सकते हो भ्रूण बनने का अभी इस जायगोट बोल सकते हो आप इसको। तो होता क्या है दोस्तों, जब ये आप ये देख सकते हैं, ये जो ये बने हैं क्या एम्ब्रियो ब्लास्ट बोलते हैं। एम्ब्रियो ब्लास्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, भ्रूण को ही एम्ब्रियो बोलते हैं। तो ये एम्ब्रियो ब्लास्ट है, एम्ब्रियो ब्लास्ट कोशिकाएं हैं। और जो ये खाली स्थान दोस्तों आप देख रहे हैं, इसे ही ब्लास्टुला बोलते हैं। तो एम्ब्रियो में जो खाली स्थान होता है दोस्तों, उसे ही ब्लास्टुला कहते हैं। और ये निर्माण कब होता है, ये निर्माण कब होता है, जब मेरुला का निर्माण होता है, उसके पश्चात ये स्थान खाली हो जाता है और इसी खाली स्थान को हम लोग ब्लास्टुला के नाम से जानते हैं, भ्रूण के अंदर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो संरचना आपको देख रही है, एम्ब्रियो ब्लास्ट कोशिकाएं हैं, और जो खाली स्थान आप देख रहे हैं, ये ब्लास्टुला है। और जो बनी हुई संरचना है, इसे हम लोग ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और जो ब्लास्टुला में जो द्रव्य भरा हुआ है, ब्लास्टुला में जो लाल कलर का मैंने द्रव्य भर रखा है, उसे बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी के नाम से जानते हैं। जो ब्लास्टुला में जो द्रव्य भरा हुआ है, उसे ब्लास्टोसील कैविटी के नाम से जानते हैं दोस्तों। और बात आती है कि ये जो ब्लास्टोसील कैविटी है, ये कैविटी द्रव आ कहां से रहा है, तो दोस्तों ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, ट्रोफोब्लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रोफोब्लास्ट जो है जीटीएच हार्मोन का भी स्त्रावण करता है, और ट्रोफोब्लास्ट एक द्रव का भी स्त्रावण करता है जो ब्लास्टुला में आता है। और जीटीएच हार्मोन का भी स्त्रावण ट्रोफोब्लास्ट करता है, और यही जीटीएच हार्मोन अंडाशय में पहुंचकर गर्भादौरान के दौरान या गर्भावस्था के समय बहुत मदद प्रदान करता है। अब जीटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गोनोरियोट्रोपिन हार्मोन। तो दोस्तों क्या है, गोनोरियोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन जो होता है, ये मादा के गर्भाशय में अंडाशय में पहुंचता है, और अंडाशय में जाने के बाद ये गर्भावस्था के दौरान काफी ज्यादा हेल्प प्रदान करता है। समझ गए होंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों तीसरी अवस्था आती है ब्लास्टुला जब ब्लास्टुला जब बन के तैयार हो जाता है, उसके पश्चात तीसरी प्रक्रिया होती है दोस्तों गैस्टुला। क्या होती है गैस्टुला, तो देखिए गैस्टुला में 3 जनन स्तर का निर्माण होता है। गैस्टुला में क्या होता है दोस्तों, भ्रूण में 3 जनन स्तर का निर्माण होता है। उन 3 जनन स्तर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। फिर से देखो, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म दोस्तों। तो 3 जनन स्तर का निर्माण हुआ जो हमने देख लिया। अब इन्हीं को हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये एक लेयर, दूसरा और तीसरा। तो हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा कि 3 जनन स्तर का निर्माण होता है। ऐसे अभी आप अगर किसी चैनल पढ़ेंगे तो उन्होंने इतना ज्यादा इधर उधर बता रखा है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। इसीलिए मैंने आपको ऐसा समझाया है कि इसी भ्रूण में ही परिवर्तन हो रहा है। जो जाइगोट है उसी में धीरे धीरे परिवर्तन होकर भ्रूण बनने की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रहा है ये जाइगोट। मेरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, अब देखिए इसके बाद क्या बनेगा, भ्रूण बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों। और ये पूरी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो युग्मनज बनने के बाद 10 सप्ताह तक चलती रहती है। तो दोस्तों मैंने इसी प्रक्रिया को इसी एक जाइगोट में आपको मैंने सारी प्रक्रिया दिखा दी है। इससे आपको अच्छे समझ में आएगा कि जाइगोट ने पहले ये स्ट्रक्चर लिया, उसके बाद इस स्ट्रक्चर में बढ़ गया। उसके बाद दोस्तों कि जाइगोट जब गैस्टुला में बदला, तो गैस्टुला में, अच्छा हाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी तक हमने पढ़ा था कि मोरुला से ब्लास्टुला बनने की प्रक्रिया को ब्लास्टोसिस कहते हैं। तो ब्लास्टुला से गैस्टुला में बदलने की प्रक्रिया को गैस्टुलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गैस्टुलोसिस कहते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग इस चीज को। इसमें 3 जनन स्तर होता है, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। देखते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए जो इसकी ये वाली जो पहली संरचना है उसे एंडोडर्म कहा गया है। एंडोडर्म का निर्माण दोस्तों सबसे पहले होता है। याद रखना, गैस्टुला का जब निर्माण होता है तो उसमें सबसे पहले पहली लेयर का निर्माण होता है जिसका नाम होता है एंडोडर्म। उसके बाद दूसरी लेयर का निर्माण होता है जिसका नाम होता है मेसोडर्म। मेसोडर्म का जो निर्माण है वो एंडोडर्म द्वारा ही किया जाता है। मेसोडर्म का जो निर्माण है वो एंडोडर्म के निर्माण के पश्चात ही प्रारंभ होता है, और जो सहयोग एंडोडर्म ही करता है इसके निर्माण में, मेसोडर्म के निर्माण में। उसके बाद मेसोडर्म के पश्चात एक्टोडर्म का निर्माण होता है, जो आप तीसरी लेयर आप देख सकते हैं यहां से। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, जो बीच में जो खाली स्थान आपको दिख रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको जानने के लिए। और देखिए धीरे धीरे होता क्या दोस्तों, धीरे धीरे अब ब्लास्टुला का जो स्थान है खत्म होता जा रहा है। अब धीरे धीरे ब्लास्टुला पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना ब्लास्टुला था, यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है। अब धीरे धीरे ब्लास्टुला क्या होगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के बाद गैस्टुला बना, और गैस्टुला के पश्चात एक विकसित भ्रूण का निर्माण होगा दोस्तों।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहली लेयर को एक्टोडर्म कहा गया, जिसका सबसे पहले निर्माण होता है। एक्टोडर्म के बाद दोस्तों मेसोडर्म का निर्माण होता है, जो सेकंड लेयर होती है। उसके बाद तीसरी लेयर एक्टोडर्म है, जो आप देख सकते हैं सबसे अंदर आंतरिक संरचना होती है। और उसी एक्टोडर्म के अंदर जो आंतरिक भाग आपको ये वाला दिख रहा है, जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसे बोलते हैं ऑर्केस्ट्रॉन बोलते हैं। इसी खाली स्थान को जो एक्टोडर्म के अंदर है, इसी खाली स्थान को ऑर्केस्ट्राम बोलते हैं दोस्तों। ऑर्केस्ट्रान दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्केस्ट्रान का हमारे शरीर में क्या योगदान है। तो दोस्तों भविष्य में मतलब भ्रूण निर्माण जब होता है तो उसके बाद शिशु निर्माण होता है। तो इन प्रक्रियाओं के दौरान भ्रूण से जब शिशु तक की प्रक्रियाएं प्रारंभ होती है, तो ये ऑर्केस्ट्रान का बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों। क्या योगदान होता है? तो देखिए, ऑर्केस्ट्रान जो है, हम जो भ्रूण जो बनता है उसके शरीर में का निर्माण करता है, उसमें मूत्राशय का निर्माण करता है, श्वसन तंत्र का निर्माण करता है, पाचन तंत्र का निर्माण करता है, आहार नाल का निर्माण करता है। तो ये सारी चीजों का जो निर्माण दोस्तों करता है वो कौन करता है? ऑर्केस्ट्रान करता है। तो इन सब चीजों का निर्माण दोस्तों कौन? ऑर्केस्ट्रान। तो इसको आप भूलेंगे नहीं कि जो गैस्ट्रुला होती है उसमें जो तीसरी लेयर होती है उसके अंदर जो खाली स्थान होता है उसे ऑर्केस्ट्रान के नाम से जानते हैं। और ऑर्केस्ट्रान भ्रूण बनने के बाद भविष्य में भ्रूण में श्वसन तंत्र का निर्माण, मूत्राशय का निर्माण, पाचन तंत्र का निर्माण, आहारनाल का निर्माण, इसोफेगस का निर्माण, तो ये सब जो निर्माण होता है दोस्तों वो ऑर्केस्ट्रान के द्वारा किया जाता है। तो आप भली भांति समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, आप भली भांति इस टॉपिक को समझ गए होंगे कि कैसे भ्रूण बनता है, मैंने आपको बताया। और इसी के पश्चात एक जब ये तीनों प्रक्रियाएं दोस्तों हो जाती हैं निषेचन के बाद, तो ये तीनों प्रक्रियाएं के बाद क्या होता है दोस्तों? भ्रूण का निर्माण होता है। एक चीज और आपको जानना है यहाँ पे दोस्तों कि प्लेसेंटा का निर्माण होता है दोस्तों। प्लेसेंटा किसे कहते हैं? जिसे अपरा कहते हैं, जो बच्चे के नाभि से निकली हुई संरचना होती है और जिससे बच्चे को पोषण मिलता रहता है, ऐसी संरचना होती है दोस्तों। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, छोटी सी मैं चित्र बना के यहाँ पे देखिए दोस्तों। यहाँ पे जैसे मान लीजिए बेटा ये शिशु है, ये शिशु है, और शिशु के शरीर से यहाँ से जो संरचना नली जैसी होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नली यहाँ पे जुड़ी होती है, डॉक्टर उसको काट के अपने उसको जोड़ देता है। तो ये जो संरचना होती है दोस्तों इसे बोलते हैं प्लेसेंटा, और हिंदी में इसे अपरा के नाम से जानते हैं। तो अब बात आती है इस अपरा का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों जब ये भ्रूण बनकर जाके गर्भाशय में जब चिपकता है, देखो बताया गया यहाँ पर ब्लास्टुला जब चिपकता है जाके गर्भाशय में, तो जब ब्लास्टुला एंड्रोमेट्रियम दीवार से चिपकता है तो एंड्रोमेट्रियम जो दीवार है वो ट्रोफोब्लास्ट के साथ मिलकर, एंड्रोमेट्रियम दीवार जो है वो एंड्रोमेट्रियम दीवार और ट्रोफोब्लास्ट के साथ मिलकर क्या करती है दोस्तों? प्लेसेंटा का निर्माण करती है। तो देखिए जब गर्भाशय में पहुंचा तो एंड्रोमेट्रियम दीवार पर जाके ब्लास्टुला चिपक गया। जब ब्लास्टुला चिपक गया तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों? तो ट्रोफोब्लास्ट होता है। ट्रोफोब्लास्ट वो एंडोमेट्रियम से संबंध स्थापित करता है। संबंध, दोनों के मध्य गहरे संबंध होते हैं और गहरे संबंध से प्लेसेंटा का निर्माण होता है और इसी प्लेसेंटा से उस भ्रूण का पोषण होता है। तो प्लेसेंटा का निर्माण दोस्तों कैसे होता है? तो ट्रोफोब्लास्ट और एंडोमेट्रियम दीवार जब आपस में मिलते हैं उसके पश्चात ही प्लेसेंटा का निर्माण होता है। अब कोई पूछ ले भैया ट्रोफोब्लास्ट कहां पाए? तो ट्रोफोब्लास्ट की जो संरचना होती है वो ब्लास्टुला में पाई जाती है। किसे पाई जाती है दोस्तों? ब्लास्टुला। और एंडोमेट्रियम दीवार ये कहां पाई जाती है? तो ये गर्भाशय में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये कहां पाई जाती है? गर्भाशय में पाई जाती है, और जिसमें जाकर ब्लास्टुला चिपकता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर जी जो दो बच्चे जुड़वा बच्चे एक साथ कैसे होते हैं? बहुत लोग के मन में क्वेश्चन होते हैं, बहुत से बच्चे पूछा भी करते हैं क्लास वगैरह में। तो मैं आपको बता दूं कि दो बच्चे देखिए होते कैसे। देखिए जब नरुला वाली कंडीशन चला करती है, उस कंडीशन में जब दो सेल का निर्माण होता है, जब दो सेल का निर्माण होता है तो इसी कंडीशन में दोस्तों ये सेल जाकर गर्भाशय में चिपक जाती हैं। जाके इसी कंडीशन में जब ये सेल जाके गर्भाशय में चिपक जाएंगे दोस्तों, तो दो भाई यहाँ पे कितने जाइगोट है? वहां पे दो जाइगोट है। अब ये दो जाइगोट क्या करेंगे? जो ये अंदर बन रही है ये क्या करेंगे? यही दो जाइगोट दो भ्रूण का रूप ले लेते हैं और जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। और इसमें जो बच्चे होते हैं दोस्तों, लड़का होगा तो लड़का होगा या लड़की लड़की होगी, तो वो देखने में एकदम सेम होंगे क्योंकि एकदम सेम तरीके से ही विभाजन होता है।
तो सेम लक्षण लगभग जाते हैं। इसी वजह से जुड़वा बच्चे इस प्रक्रिया के माध्यम से होते हैं। जब जाइगोट का विभाजन 2 में होता है, जब यहीं से सेल उठकर गर्भाशय में जाकर चिपक जाती है, तब जुड़वा बच्चों का निर्माण होता है। अब आप ये मत समझ लेना कि 4 है तो 4 ठे होंगे, 8 है तो 8 ठे होंगे, 16 है तो 16 होंगे, नहीं। प्रक्रियाएं उसके बाद चेंज हो जाती हैं। ये बहुत रेयर केस में होता है, ये बहुत रेयर केस में होता है, जब एक मंथ में जो अंडाणु होता है, जो अंडाणु होता है, जो युग्मक होता है, वो एक युग्मक और एक अंडा जो होता है उसको एक और अंडा रिलीज कर दे 24 दिन के अंदर या 1 महीने में। एक अंडाणु दूसरे एक और उसी 24 दिन के अंदर दूसरा अंडाणु और आ जाए, तब ये घटना घटती है। और ये घटना बहुत रेयर केस में होती है, ठीक है। तो यह समझ लेना कि 2 सेल से हुआ तो 2 और 4 हुआ तो 4, 8 हुआ तो 8 ठाई। ये मानव जनन पढ़ रहे हो आप, ठीक है। कुकुर बिलारी जनन नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग मानव जनन पढ़ रहे हैं दोस्तों। क्यों दोस्तों, है ना। तो ऐसे कंडीशन में जुड़वा बच्चे का निर्माण होता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे ये पूरी चीजों के बारे में। मैं आपको हट रहा हूं, आप लोग ताकि स्क्रीनशॉट अच्छे से कर लें, इसका स्क्रीनशॉट कर ले। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आगे का, मैं आपको लेकर आऊंगा नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नर जनन तंत्र, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्ञान बढ़ता रहे, घटना नहीं चाहिए। आपका भी भला हो, और जो जिनके पास पढ़ने के साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, उनको भी आप मदद करें।